हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। फिजिक्स क्लास 12th स्टूडेंट्स, जो हमारी जो पहली टॉपिक है, जो हमारी पहली यूनिट है कक्षा 12 क्लास 12th फिजिक्स भौतिक विज्ञान की, वह स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज़ फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स or state board students. Hi students, because I frequently getting the comments that please make some videos of physics for हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बच्चों आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बनाई गई है। ऐसे ही हम अब वन बाय वन, मैंने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी हर टॉपिक की। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़िए, समझिए, है ना। और प्लीज़ एक चीज़ मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे सभी लोगों को ये जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ वीडियोस। ठीक है, और आप लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचती रहे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे आप वीडियोस को कंटिन्यूस कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। देखिए, जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन विजुअल्स बना के दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आए। देखो होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई भी एटम है ना, कोई परमाणु है, तो हमको पता है कि किसी भी एटम में दो चीज़ हमको पता है ना। ये मैंने एक एटम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये एटम हमको पता है कि एटम में क्या होते हैं, दो टाइप के क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना। ठीक है, एक तो क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, और प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं ना। और उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं। ये हमको पता है ना। अगर हमको बोर का मॉडल, अगर बोर का परमाणु मॉडल अगर हमको पता है, तो हमको ये पता, हमने इसमें पढ़ा हुआ है कि किसी भी जो पदार्थ का जो परमाणु होता है, उसके केंद्र में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमको पता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ के परमाणु के बारे में ये हमने बात कर ली। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो यही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, यही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है, चार्ज कहलाता है। आई बात समझ में। ठीक है, इसको मैं अभी और डिटेल में आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, अब देखो होता क्या है, तो एक चीज़ हमको बता, अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं जो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं किसका एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैं सोडियम का एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, सोडियम, अभी आपको पूरा चार्ज आवेश जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सोडियम का मैंने एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, सोडियम, देखो सोडियम को हम किससे लिखते हैं बच्चों, Na से लिखते हैं, है ना। Na इसका क्या होता है, सिंबल होता है। ठीक है, तो अगर हमको देखते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, बताएंगे कोई। ठीक है, हाँ आपको पता है, देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक, ठीक है, कितना है, 11 है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ठीक है, तो अगर हम इसका मतलब परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसका मतलब 11 है ना। इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। ठीक है, क्यों, किसी भी पदार्थ के परमाणु में, है ना, जो उसकी सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने क्या कहा कि उसमें उसका परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना है, 11 है। इसका मतलब इसमें 11 प्रोटॉन है, या इसमें 11 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, तो अगर मैं इसको यहाँ बना के देखता हूँ, है ना, इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, अगर हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से हम देखते हैं, देखो इसको ध्यान से देखना है। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11, मैं इसको लिखता हूँ 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का अगर हम वितरण देखते हैं, तो देखो कितना है, 2 8 1। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ना, ये हमको पता है। इसको हम यहाँ बना के देखते हैं। देखिए ये आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, अंदर वाली में 2, इसमें कितने, 8, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है इतना। मैं सोडियम का बना रहा हूँ। ठीक है, मैं सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के एक परमाणु की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, किसकी बात कर रहा हूँ, एक परमाणु की। ठीक है, तो सोडियम के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और वो 11 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उस परमाणु वितरित रहते हैं, इस तरीके से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर ये क्या कर दे, डोनेट कर दे, है ना, या शेयर कर दे। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है,
इसी यहीं पर लिख देता हूँ। देखो अगर अगला मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे किसका, क्लोरीन का। ठीक है, देखो चार्ज को पूरा अच्छे समझना है। ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। देखो क्लोरीन परमाणु क्रमांक, चार्ज की जो पूरा कंसेप्ट है ना वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आवेश है क्या आखिर। ठीक है, परमाणु क्रमांक, देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना आपको पता है, 17 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 287 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका 287, तो इसका भी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन किससे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसमें भी कितनी सेल्स हैं, कितनी कक्षाएं हैं, 3, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 कक्षाएं मैंने बना दी। इसमें कितने हैं, 2, ये इसका नाभिक हो गया। ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो इसमें 11 थे, इसमें कितने हैं, 17 है। ठीक है टोटल। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है, तो हमको पता है कि जो अष्टक का नियम है, ठीक है, वो क्या करता है, ये स्थायी होने के लिए क्या करेगा, ये इससे अगर ये आपस में कंबाइन होंगे तो ये सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देता है ना अपना। ठीक है, तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर डोनेट करेगा इस क्लोरीन को यहाँ से, ठीक है, देखो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी डोनेट करेगा तो ये सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 थे। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या हो गया। देखो ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि सोडियम के परमाणु ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्लोरीन के परमाणु को दे दिया। ठीक है, तो जब क्लोरीन के परमाणु को इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, पहले 11 थे। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना था, 11, तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 10 रह गए, लेकिन प्रोटॉन कितने रहे, 11। प्रोटॉन तो उतने ही रहे ना जितने थे, क्योंकि उसने डोनेट क्या किया, उसने दिया क्या, इलेक्ट्रॉन दिया। तो उसके पास अब प्रोटॉन कितने रहे, 11। ठीक है, अब देखो उसके पास ज़्यादा चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज बच गया ना ज़्यादा, मतलब प्रोटॉन उसके पास ज़्यादा बच गए और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम। ठीक है, तो प्रोटॉन ज़्यादा बच गए तो हम इसको क्या लिखेंगे, Na+। इसका मतलब अभी ये कैसा चार्ज हो गया, कैसा आवेशित हो गया, धन आवेशित हो गया है। क्यों, क्योंकि इसके पास प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अच्छा क्लोरीन के पहले पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, लेकिन क्लोरीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना। समझ में आ रहा है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लिया, तो क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 हो गए ना, 18 हो गए। ठीक है, तो क्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17, और उस समय इसके पास प्रोटॉन भी कितने थे, देखो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे और 17 ही क्या थे, प्रोटॉन थे क्लोरीन के पास। ठीक है, लेकिन जब इसने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिया, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 18, इसका अष्टक पूरा हो गया, ऑक्टेट पूरा की बाहर की सेल फुलफिल्ड हो गई। तो अपनी बाहर की कक्षा को कंप्लीट करने के लिए इसने इससे कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया ना। समझ में आ रहा है, तो जब इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया तो अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, अब जब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने रहे, देखो प्रोटीन तो 17 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन कम हो गए, तो इसके पास अब ज़्यादा चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई इसके पास, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रही। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Cl-। Cl- क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किससे, प्रोटोनों से। ठीक है, और इसको Na+ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है किससे, प्रोटोनों से। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, धन आवेशित, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऋण आवेशित। इसको हम बोल रहे हैं धन आवेशित परमाणु, पॉजिटिवली चार्ज एटम, और इसको हम बोल रहे हैं ऋण आवेशित परमाणु, नेगेटिवली चार्ज एटम। तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये नेगेटिवली चार्ज एटम। तो इतना आपकी समझ में आया ना। ठीक है, हाँ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यही चीज़ जो स्टूडेंट्स, यही चीज़ क्या है, एक जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमको क्या पता लगता है कि अगर हम कह रहे हैं कोई चार्ज पार्टिकल्स कह रहे हैं कि कोई हम कह रहे हैं कि आवेशित परमाणु, तो आवेशित परमाणु का मतलब क्या है, आवेशित परमाणु का मतलब ये है कि उस परमाणु में, है ना, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है या कम है, किससे, प्रोटॉनों से। तो अगर वो धन आवेशित है, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा क्या है, प्रोटॉन, कहने का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। ठीक, अगर वो ऋण आवेशित है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज है क्या, तो अब है क्या कि ये जो चार्ज है, जो आवेश है, अगर हम इसको कहीं पे कोई परमाणु अगर चार्ज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है, तो वो क्या करता है, एक वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्रों में क्या करता है, एक वैद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है। या हम इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम उसको रखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, अब देखो चार्ज कोई नई चीज़ नहीं है, तो चार्ज क्या है, किसी भी पदार्थ का, ठीक है, एक क्या है, गुण है वो। ठीक, किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिससे उस पदार्थ के जो परमाणु हैं,
ठीक है, वो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं, या वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। मेरी बात समझ में आए, फिर से बोल रहा हूँ कि आवेश जो है ना, आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ के परमाणु का, देखो किसी सोडियम पदार्थ है, ठीक, इसकी परमाणु की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आवेश किसी भी पदार्थ के परमाणु का वह मूलभूत गुण है, ठीक है, जो जिससे वो वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है, या वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या करता है, उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है लिख देता हूँ। ठीक है, आवेश की क्या डेफिनेशन है, देखिए, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है, मूलभूत मीन्स फंडामेंटल, जिससे उसके परमाणु वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, या वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करते हैं। करते हैं, ठीक है, हाँ करते हैं, क्या कहलाता है, ये आवेश कहलाता है। कहलाता है, ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, अब देखिए, और अब जो है इस आधार पे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इस आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैंने समझाया था ना ऊपर, ठीक है, उसको आप फिर से वीडियो को क्या कीजिए, प्रीवियस उसको देखिए, है ना, उसको पहले से रिवाइज कीजिए, ठीक है, वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद फिर उसको सुनिए, उसको देखिए, ठीक है, समझिए। ठीक है, इस आधार, मैंने आपको बताया था कि आवेश कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। इस आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं। के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं ये आप लोगों को पता है। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा पेज का टर्न कर रहा हूँ। ठीक है, इस आधार पर आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नंबर एक, धनात्मक आवेश, जैसे मैंने बताया ना, सोडियम कैसा हो गया, वो धनावेशित हो गया ना, धनात्मक आवेश, धन आवेशित। ठीक है, नंबर सेकंड, ऋणात्मक आवेश या ऋण आवेश। ठीक है, ऋण आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये समझ में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज। समझ में आया आपकी, ठीक है। देखो नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर प्रोटॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी ही किसको बताती है, उसको, उसके आवेश के गुण को निर्धारित करती है। समझ रहे हो ना, उस परमाणु के, उस पदार्थ के परमाणु के गुण को निर्धारित करने के लिए उसको, वो कैसा आवेशित है, मतलब धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसको बताने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जरूरत होती है। मतलब अगर उस पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा है, ऋणावेशित है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है तो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने बता रखा कि धनावेशित क्यों होगा और ऋणावेशित क्यों होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल लेके बताया था किसका, सोडियम के परमाणु का, ठीक है। ऐसे अगर हम किसी भी पदार्थ के परमाणु का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो उसके हर परमाणु में वो जो कंडीशंस हैं, वो शर्तें क्या लगेंगी, सेम लगेंगी, ठीक है। चाहे वो आयरन का हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं एल्यूमिनियम का हो, ठीक, किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं। तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो क्या है, ऋणावेशित है, और वो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, तो वो क्या है, धनावेशित है। आ रही बात समझ में, ठीक है। हाँ, तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, इतनी बात आपकी समझ में आई, ठीक है। हाँ, तो हम कह सकते हैं, अब देखो हम आवेश को लिखते किससे, अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखें, ठीक है, आवेश को क्यू से निरूपित किया जाता है, ठीक है। बाद में हम इसको फिर अगले लेक्चर में फिर और डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। आवेश को क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्यू से निरूपित किया जाता है, से लिखा जाता है, निरूपित। अगर हम ऐसे प्रॉपर हिंदी में लिखें, ठीक है, तो हम निरूपित लिखते हैं ना, और वैसे अगर हम लिखेंगे तो लिखा जाता है भी आप लिख सकते हैं। से निरूपित किया जाता है, लिखा जाता है भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे इसका मात्रक क्या रखा है, कूलाम रखा है। वैसे हम किस में हम मापते हैं, कूलाम में। इसका मात्रक कूलाम है, ये कूलाम होता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मात्रक कूलाम होता है। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब होता क्या है, जो आपका किसी पदार्थ पे देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उस पर जो कुल आवेश अगर हमको निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे हम किसी की भी चीज़ का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, ले लेते हैं, अभी मैं आपको एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। एल्यूमिनियम, देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है ना, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 283 लिखेंगे ना। तो अगर मैं यहाँ इसका वो बनाऊँ, इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर दिखाऊँ कैसे इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, ये आपका नाभिक हो गया, ये 1 2, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें कितने 3, 1 2 3। आई बात समझ में, मतलब एल्यूमिनियम के हर परमाणु, मतलब कहने का मतलब अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का पीस है, देखो ध्यान से देखो, ये एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, ठीक है, ये, और ये इसके छोटे छोटे क्या है, परमाणु हैं, देखो ध्यान से देखना, ये इसके छोटे छोटे क्या हैं, परमाणु हैं सारे, ये, ठीक है। एल्यूमिनियम का पीस हमने लिया, एल्यूमिनियम हमने मतलब एक पदार्थ लिया, ठीक है, उसका हमने देखा, देखो उसके इस बहुत सारे परमाणु होंगे ना, असंख्य परमाणु होंगे। तो मैंने छोटा सा क्या लिया हुआ है, एक डेमो दिखाया यहाँ पर कि एल्यूमिनियम के छोटे छोटे क्या है, परमाणु, उसमें हमने एक परमाणु को उठा के देखा। अब देखिए हर परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 13, ठीक है। तो हर परमाणु का जो संरचना होगी एल्यूमिनियम की, इस तरीके की होगी। उसमें पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, फिर कितने होंगे, 8, और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ में आ रहा है ना आपके, हाँ। अब देखो, तो अब इसमें कुल कितना आवेश होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 13 है ना टोटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो कुल आवेश उतना हो जाएगा ना। मतलब अगर हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम के एक परमाणु पे कुल कितना आवेश होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। जैसे मैंने कहा ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने आपसे कहा कि एक जो है बॉक्स है, एक बॉक्स में सपोज कितना लीटर दूध आता है, 2 लीटर दूध आता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास 5 बॉक्स हैं तो 5 बॉक्सों में टोटल कितना दूध आ जाएगा, 5 × 2 10 लीटर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है ना, और उस हिसाब से उस परमाणु का हम क्या निकाल देंगे, कुल आवेश निकाल देंगे। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ठीक, इसको हम ई से भी लिखते हैं वैसे, ठीक है। ई ये वैसे मैथमेटिकली कितना इक्वल होता है, न्यूमेरिकली कितना इक्वल होता है, इसका अंकिक मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। समझ में आया। अब देखो, अब सपोज इस पर 13 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर टोटल कितना आवेश हो जाएगा, 13 × E है ना, 13 × E हो जाएगा ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, E है, ठीक है। E मतलब इतना, ठीक है।
1.6 × 10⁻⁹ तो देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा 13e। अगर किसी के ऊपर 40 इलेक्ट्रॉन है कितना हो जाएगा 40e। अब जो सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है ना, सोडियम में कुल कितना आवेश हो जाएगा 11 × e, 11e हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही किसी में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें 10e, किसी में 20 है तो 20e, किसी में 30 है तो 30e, किसी में 12 है तो 12e, किसी में 13 है तो 13e। तो इस प्रकार अगर किसी में n है, मतलब हमको जनरली हमने क्या लिया n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी पदार्थ में कुल आवेश, किसी पदार्थ के परमाणु में कुल आवेश क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के परमाणु में उपस्थित कुल आवेश किस फॉर्मूले से निकालेंगे, उपस्थित कुल आवेश, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, देखो किससे गुणा, देखो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n, ठीक है, इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा Q = Ne। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो कुल आवेश होता है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, Ne के इक्वल होता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया, इस पे बेस हम धीरे धीरे आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी पदार्थ पे उपस्थित जो कुल आवेश क्या होता है Q = Ne के इक्वल होता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, कूलम होता है, ठीक है। ये तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़, पूरा लेक्चर है वो देखना है, समझना है, ठीक है, इसको लर्न करना है, ठीक है। और इसके जो नोट्स हैं PDF नोट्स वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है, इस वीडियोज़ के साथ साथ अन्य वीडियोज़ भी अपलोड की जाएंगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में समझ में नहीं आ रहा है, कोई छोटी भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा और उससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्या आएंगी, समझ में आएंगी स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट दीजिए, देखिए, समझिए, ठीक है। और उसके बाद लाइक और प्लीज़ मैं एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इस चीज़ को का बेनिफिट पहुँच सके। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बी सेफ एंड सिक्योर। फाइन स्टूडेंट्स, थैंक्स।